और अब आगे बढ़ते इस 4 लेआउट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैथ्स एरिया और थोड़ी Hello, sir. Hello, good evening. Manvi, how are Hello, you? sir. Good evening, sir. तो सर मेरा टेस्ट है अभी नेक्स्ट मंडे को which is 24th और चैप्टर इज प्रोडक्शन और स्टैट्स का यही वाला चैप्टर स्टैंडर्ड डेविएशन वाला चैप्टर। ठीक है। ओके हमने सब कुछ कर ही रखा है। हाँ कर रखा है हमने। तो हाँ वो हो जाएगा। पर सर ये बता दीजिए क्वार्टाइल डेविएशन हाँ आई गेस है हमें स्कूल में भी सिखाया गया था। हाँ तो इस वाले उसमें तो आएगा ही ना। हाँ ऑब्वियसली आएगा। ओके सर बहुत लंबा चैप्टर है। हाँ बहुत लेंदी है। देखिए अगर आपको किसी तरह की हेल्प की जरूरत होगी ना तो बता दीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करनी है कुछ भी करना होगा तो आप इन्फॉर्म करिएगा। ओके सर डन। और सर आपका एग्जाम मंडे है ना तो मंडे में भी है टाइम तो यस आप एक बार रिवाइज करके देखो खुद। अगर प्रॉब्लम होती है तो फिर हम एक्स्ट्रा सेशन अरेंज कर लेंगे बात करके। ओके सर जैसे डाउट्स आएंगे मैं पूछूंगी। एंड वाई वाई वो नेक्स्ट थर्सडे है। प्रोडक्शन स्कूल में ही है चैप्टर ना। हाँ प्रोडक्शन चैप्टर पे ही है तो हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। ओके लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक दफ़ा खुद से रिवाइज करने के बाद भी ना एक एक्स्ट्रा सेशन ले ही लें। ठीक है आप ओके हो जाता है ठीक है। नहीं भी हो जाता है तो भी एक्स्ट्रा सेशन आप निष्कर्ष सर रिवीजन करवा लेना। ठीक है सो दैट मैं कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स आपको दे दूँ चैप्टर के अच्छे से ठीक है वो चीज़ें प्रिपेयर कर लेना आप। डन डन सर थैंक यू। अभी 1-2 मिनट और वेट करेंगे अनवी कुछ और चीज़ यस उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। ओके सर।
चलिए काम करते हैं, स्टार्ट ही करते हैं। चेतना मसीह ने भी और नाइशा ने भी ज्वाइन नहीं किया है। तो कर लेंगे बीच में। चले ओके। तो हम लोग एज यूजुअल फर्स्ट ऑफ ऑल पिछला कॉन्सेप्ट जो हमने किया था क्लास में वहीं से स्टार्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे। लास्ट क्लास में हम कर रहे थे ओलिगोपॉली मार्केट। ओलिगोपॉली में मैंने आपको क्या क्या बताया था, एक बार हम फटाफट से वो रिकॉल कर लेते हैं। अगर इस बीच आपको कोई डाउट आता है तो आप वो पूछ सकते हो। तो एक सेकंड, ये भी काफी लेंदी शक्ल है। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हमने ओलिगोपॉली स्टार्ट किया था। ओलिगोपॉली कंपटीशन में मैंने आपको सबसे पहले मीनिंग बताया था। ओलिगोपॉली एक इस तरह का मार्केट स्ट्रक्चर है, इस तरह का मार्केट फॉर्म है जहाँ पे कुछ ही सेलर्स होते हैं। ओलिगोपॉली, ओलिगो मतलब होता है फ्यू, पॉली मतलब होता है सेलर। तो एक इस तरह की मार्केट सिचुएशन जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, कुछ ही सेलर्स हैं किसी प्रोडक्ट को सेल करने वाले, उसे हम ओलिगोपॉली मार्केट कहते हैं। जैसे आप में से किसी ने एग्जाम्पल भी दिया था मुझे कि जैसे सर आप सॉफ्ट ड्रिंक का की मार्केट अगर आप कंसिडर करोगे ना, तो वहाँ पे हमें कुछ ही सेलर, कुछ बड़े सेलर नजर आते हैं। कोक है, पेप्सी है, माजा है, स्लाइस है, स्प्राइट है। और इनफैक्ट इसमें भी हम देखेंगे ना, गौर करेंगे तो हमें नजर आता है कि यार जैसे कुछ प्रोडक्ट तो एक ही कंपनी के हैं। जैसे मेरा ख्याल है स्प्राइट और कोक दोनों ही जो है कोको कोला कंपनी के हैं। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ऐसे ही कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अगर कुछ फर्म्स हैं एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सेल करने वाली, उस तरह की मार्केट को हम ओलिगोपॉली मार्केट कहेंगे। अब ओलिगोपॉली मार्केट जो है बाकी मार्केट से किस तरीके से अलग है ये भी बताया था। इसमें बताया था कि ओलिगोपॉली मार्केट बाकी मार्केट से इस तरीके से अलग है कि अगर हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करें, एक तो वहां पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, बहुत सारे बायर्स होते हैं, इस लिहाज से यह अलग है। दूसरी चीज, अब आप वहां देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कैसा होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो होता है एकदम होमोजीनियस। मतलब बाकी फर्म जैसा प्रोडक्ट सेल कर रही है, एग्जैक्टली एक फर्म बाकी जैसा प्रोडक्ट ही बेच रही है, होमोजीनियस प्रोडक्ट बेच रही है। मतलब प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता फर्म के। अगर हम बात करें मोनोपोली की, मोनोपोली में तो एकदम यूनिक ही प्रोडक्ट हो जाता है। आप जो बेच रहे हो वैसा बाजार में कोई प्रोडक्ट बेच ही नहीं रहा, आपका प्रोडक्ट यूनिक है और इस वजह से उस प्रोडक्ट को बेचने वाले मार्केट में आप इकलौते सेलर हैं। इसलिए हम कहते हैं मोनोपोली में एक ही सेलर होता है प्रोडक्ट सेल करने वाला, क्योंकि उसका प्रोडक्ट एकदम यूनिक है। फिर हमने बात करी थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो दूसरे बाजार में जो सेलर्स हैं उनसे मिलता जुलता है, आइडेंटिकल है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है, डिफरेंसेस हैं। उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मिलेगा आपको वहां पे। अब ओलिगोपॉली को अगर हम प्रोडक्ट के हिसाब से देखेंगे तो ओलिगोपॉली में आपको नजर आएगा यहाँ पे जो प्रोडक्ट है ना वो सॉरी, यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेंगे इस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट में। अब मैंने कुछ एग्जांपल लेके समझाया था आपको। जैसे हम सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे कुछ सेलर नजर आते हैं हमें, और इसीलिए हम इसको ओलिगोपॉली मार्केट कहते हैं। लेकिन ये जो सेलर्स है ना, इनका प्रोडक्ट एक दूसरे की तरह ही होता है, एग्जैक्टली पैकेजिंग अलग होती है बस। तो इसलिए ये कहेंगे हम कि सीमेंट इंडस्ट्री ओलिगोपॉली का वो एग्जाम्पल है जहाँ पे जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल किया जाता है। फिर ऐसे ही पिज्जा इंडस्ट्री की बात, हमने फास्ट फूड इंडस्ट्री की बात करी थी। यहाँ पे कुछ फॉर्म्स हैं लेकिन सबका प्रोडक्ट अलग अलग होता है, ठीक है। तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो फिर से दो चीजें हो गई ना, होमोजीनियस, ओलिगोपॉली में होमोजीनियस भी मिल सकता है, डिफरेंशिएटेड भी मिल सकता है। स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो ये भी ओलिगोपॉली की कैटेगरी में आता है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो एग्जैक्टली सेम ही होता है, होमोजीनियस होता है। एयरलाइंस इंडस्ट्री की बात करें तो एयरलाइंस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट तो सेम ही है, सर्विसेज तो सेम ही दे रहे हैं सब, लेकिन लेकिन कुछ ही फॉर्म्स हैं, इसलिए ओलिगोपॉली, ठीक है जी। ठीक है, इसके बाद हमने थोड़ी बहुत और डिस्कशन की थी इसके बारे में कि क्योंकि मार्केट में बहुत कम सेलर होते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं, इसलिए हर किसी सेलर का मार्केट शेयर सिग्निफिकेंट होता है और वो मार्केट डिमांड सप्लाई को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता, सप्लाई को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। और क्योंकि हर एक फॉर्म बड़ी फॉर्म होती है, सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग होती है हर फॉर्म के पास, तो हर फॉर्म इस बात की कैपेसिटी रखती है कि वो दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सके और दूसरे भी उसको इन्फ्लुएंस कर सके, इस बात की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो अ फर्म कैन इन्फ्लुएंस एंड गेट इन्फ्लुएंस बाय द अदर बिहेवियर ऑफ द अदर फर्म ऑपरेटिंग इन द मार्केट। इसके बाद
हमने टाइप्स ऑफ ओलिगोपॉली इंट्रोड्यूस किया था, इस पे हमने डिस्कशन नहीं किया है अभी, ये मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले, ये स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो बताओ, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। बताइए, आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है? यस सर, जैसे कि अभी आपने पेप्सी के बारे में बताया, तो लाइक ड्रिंक्स के बारे में बताया, हर चीज का वैसे ही नहीं है उस हिसाब से। बताइए कैसे? लाइक सोप्स में सिर्फ आपको कुछ मिलेंगे, डिटॉल, डव, लाइफबॉय, लक्स। नहीं, तो सोप में तो बहुत सारी कंपनियां भी, सोप में तो बहुत सारी हैं, और तो मतलब ये वहां पे आप ना, आपको वही प्रोडक्ट आपको दिखाई देते हैं जिनका एडवर्टाइजमेंट होता है। बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं, आप जब शॉप पे जाओगे ना, आपको ऐसे ऐसे साबुन दिखाई देंगे जिसका बहुत ज्यादा ऐड नहीं होता है, लेकिन वो है मार्केट में। ठीक है, जैसे एक एक आप याद करो, एक सोप आता था पहले, हमाम करके, आजकल ऐड नहीं दिखता उसका, लेकिन ये प्रोडक्ट तो है ना, एग्जिस्ट तो करता ही है, किसी ना किसी कंपनी का है ही। और ऐसे ही बहुत सारे और सोप हैं। अगर आप सोप की मार्केट देखोगे, कंपनीज देखोगे, तो सोप में बहुत सारी कंपनीज है, आप सोच करके देखना, बहुत सारी कंपनीज है। ठीक है, लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी आपके सामने 3-4 ही निकल के आएंगी। अच्छा, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक, लोकल सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं जो आपके लोकल इलाके में बिकती है, नेशनल या इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं होती उसकी। जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे इलाके में एक कोल्ड ड्रिंक चलती है, क्या नाम है उसका, जाल्टा, आई डोंट नो कि आप लोगों की तरफ भी शायद बिकती हो, जाल्टा नाम है उसका। तो जाल्टा, हम ऑब्वियसली सॉफ्ट ड्रिंक में इसको काउंट कर सकते हैं, ये कंपनी भी कंसिडर करी जा सकती है, लेकिन हम इसको नेशनल, मतलब उसकी नेशनल प्रेजेंस नहीं है, मतलब हर स्टेट के लोग नहीं पहचानते कि हाँ भाई जाल्टा नाम की कोई कंपनी है जो सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है। ऐसे ही इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं है इसकी। तो हम यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक में उन कंपनीज की बात कर रहे हैं जिसकी नेशनल या इंटरनेशनल प्रेजेंस है, जिसको लोग जानते पहचानते हैं। तो ऐसे 4 ही कंपनी आपको नजर आएंगी, 4-5 ही कंपनी नजर आएंगी जिसकी इंटरनेशनल या नेशनल प्रेजेंस है। बाकी सब जो है वो छोटी मोटी कंपनी। ऐसे ही है, जैसे अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो फास्ट फूड इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो जाएगी। भाई हमारे इलाके में बहुत सारे ऐसे मतलब शॉप हैं या रेस्टोरेंट है जो फास्ट फूड बनाते हैं। जैसे पिज्ज़ा, हमारे इलाके में एक क्या नाम है इसका, हलाल पिज़्ज़ा करके कोई एक आउटलेट है यहाँ पे। तो हम छोटे लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हम जब देखेंगे ना, तो हमें कुछ ही फॉर्म्स नजर आती हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात चल रही है। ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं ओलिगोपोली कितने तरह की हो सकती है। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली पे बात करेंगे। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। तो देखिए, ओलिगोपोली को ना हम 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो हो सकता है उसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ गुड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के बेसिस पे 2 तरह का प्रोडक्ट मिलता है ओलिगोपोली मार्केट में। एक क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि जो फॉर्म्स मार्केट में ऑपरेट करती हैं वो सब एक जैसा ही प्रोडक्ट सेल करती है, तो उसे कहते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रही है कंपनी। एक ये पॉसिबिलिटी है, होमोजीनियस प्रोडक्ट कंपनीज सेल कर रही हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ओलिगोपोली मार्केट में जो फॉर्म्स ऑपरेट कर रही हैं वो सब जो है प्रोडक्ट तो सेम बेच रहे हैं, लेकिन डिफरेंशिएटेड है सबका प्रोडक्ट, एक दूसरे के प्रोडक्ट से डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट वो सेल कर रहे हैं। ठीक है जी। अब अगर फॉर्म्स होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो उस तरह के मार्केट को हम कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली। उसे कहेंगे परफेक्ट ओलिगोपोली, परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगर फॉर्म मार्केट में ऑपरेट कर रही है, कुछ फॉर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, लेकिन वो कुछ फॉर्म्स एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, इसे कहते हैं हम इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। आसान है समझना, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। अगर मार्केट में कुछ फॉर्म्स हैं और वो सारी फॉर्म्स एक दूसरे से
अलग प्रोडक्ट सेल करते हैं तो इम्परफेक्ट है, और अगर एक जैसा ही प्रोडक्ट बेचते हैं तो परफेक्ट है। जैसे हमने जो एग्जाम्पल लिया था, हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, हमारे वाले एग्जाम्पल के हिसाब से अगर हम बात करें एयरलाइंस इंडस्ट्री की, तो एयरलाइंस में कुछ ही कंपनीज हैं एयरलाइंस इंडस्ट्री में, अगर हम इंडिया की बात करें तो इसलिए ये ओलिगोपॉली मार्केट हो गई एयरलाइंस की इंडस्ट्री। लेकिन सारी कंपनीज ना बेसिकली जो बेसिक सर्विसेज है उनकी वो तो सेम ही है सबकी, है ना, एयर और ट्रैवलिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है, तो इसलिए एयरलाइन जो है वो परफेक्ट ओलिगोपॉली में आ गया। इसी तरीके से अगर मैंने एक और एग्जांपल दिया था, आपको याद होगा, स्टील बनाने वाली कंपनीज इंडिया में कितनी कंपनीज हैं? 4-5 कंपनीज हैं सर, मोटा मोटा अगर देखा जाए, जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हमने सुना है, तो ऐसे 4-5 कंपनीज निकल के आएंगी। तो स्टील बनाने वाली कंपनी भी जो प्रोडक्ट बना रही है वो सब प्रोडक्ट सेम ही है, सबका प्रोडक्ट, सबका स्टील तो एक ही जैसा होगा ना। क्लियर है पॉइंट? तो क्योंकि स्टील इंडस्ट्री में कुछ फॉर्म्स हैं इसलिए वो ओलिगोपॉली, और वो सब एक ही जैसा प्रोडक्ट बनाते हैं इसलिए वो परफेक्ट ओलिगोपॉली। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम प्रोडक्ट के बेसिस पे एक और कैटेगरी बनाए ओलिगोपॉली की, तो एक होता है कि प्रोडक्ट जो है डिफरेंशिएटेड बिक रहा है मार्केट के अंदर। अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट है, अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड सेल किया जा रहा है तो उसे हम इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली कहेंगे। जैसे एग्जांपल में कौन सी कंपनीज आ सकती हैं? जैसे हमने बात करी थी फास्ट फूड इंडस्ट्री में जो कंपनीज हैं, जो फास्ट फूड बनाने वाली कंपनीज, ये सब फास्ट फूड में ऑपरेट करती हैं, जैसे KFC है, बर्गर किंग है, मैकडोनल्ड्स है, लेकिन सबका प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग है। तो फास्ट फूड में कुछ कंपनीज हैं बड़ी जिसको हम जानते पहचानते हैं, लेकिन वो कुछ कंपनीज ना एक दूसरे से अलग प्रोडक्ट बनाती हैं, एक जैसा नहीं बनाती, इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली कहेंगे। ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल हमने लिया था शायद, एक तो यहाँ लिया था हमने, सीमेंट का भी लिया था ना इसमें, सीमेंट। ठीक है। ऐसे ही अगर हम कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक, इसमें ऑपरेट करने वाली कुछ फॉर्म्स हैं, लेकिन सबकी कोल्ड ड्रिंक में थोड़ा बहुत चेंज होता है, टेस्ट में चेंज होगा, या किसी का कलर थोड़ा सा अलग होता है तो उसमें चेंज हो सकता है, इसलिए कुछ फॉर्म्स हैं तो ओलिगोपॉली, और सबकी कोल्ड ड्रिंक अलग है इसलिए इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखें लैपटॉप बनाने वाली जो कंपनीज है, कितनी कंपनीज है लैपटॉप जो बनाती हैं? होंगे सर 10-12-15-20 होंगी शायद, लेकिन सबका लैपटॉप एग्जैक्टली एक जैसा नहीं होता ना, सबका अलग होता है। अलग मतलब सर किसी का स्पेसिफिकेशन वाइज अलग होगा, डिज़ाइन वाइज अलग होगा, कलर वाइज अलग होगा, साइज डायमेंशन किसी न किसी मामले में अलग होगा। तो क्योंकि कुछ फॉर्म है लैपटॉप इंडस्ट्री में इसलिए ओलिगोपॉली है, और वो सब का लैपटॉप जो है एक दूसरे से अलग है इसलिए इम्परफेक्ट ओलिगोपॉली। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं एक और क्लासिफिकेशन की, कि ओलिगोपॉली को हम ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप मतलब सर मैं समझाता हूँ मतलब क्या है इसका। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप कि कई दफा क्या होता है ना, मार्केट में कुछ फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कुछ फर्म्स हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई हम ना आपस में मिलके काम करते हैं, है ना, हम ताकि आपस के कंपटीशन को हम अवॉइड कर सकें या आपस की टेक्नोलॉजी शेयर कर लें। तो टेक्नोलॉजी शेयर करने की वजह से या कैपिटल शेयर करने की वजह से या कुछ भी शेयरिंग के लिए या किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए कुछ फर्म आपस में मिल जाती है। अगर कुछ फर्म्स आपस में मिलके काम कर रही हैं तो उसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? उसे कहेंगे कोल्यूसिव ओलिगोपॉली। मतलब कि अगर मार्केट में कुछ फर्म्स है तो वो ओलिगोपॉली, और वो कुछ फर्म भी आपस में मिल जाए काम करने के लिए, मार्केट में ऑपरेट करने के लिए, तो उसे कहेंगे कोल्यूसिव ओलिगोपॉली। समझ आई बात? जैसे इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। आपने आपने सुना ही होगा, बहुत पॉपुलर नाम है, आपने हाँ जी, जैसे आपने जरूर सुना होगा मारुति पहले किसी के साथ मिलके काम करती थी, याद है? किसके साथ? मारुति सुजुकी। सुना है आपने? यस सर। उसकी कार्स आती थी पहले मारुति सुजुकी की। ऐसे ही आपने एक और ओलिगोपॉली सुनी होगी, हीरो और होंडा।
अब देखो ये मार्केट, ये हीरो होंडा कौन सी मार्केट है? मोटरसाइकिल मार्केट, ऑटोमोबाइल। मारुति जो है वो कार मार्केट में। अब कार मार्केट बहुत बड़ी मार्केट नहीं है, कुछ गिनी चुनी फॉर्म्स आपको 15-20 शायद 25-30 फॉर्म्स नजर आएंगी अगर आप नेशनल लेवल पे बात करें तो। और हीरो होंडा मतलब बाइक की मार्केट में भी आपको हीरो नजर आएगा, या मतलब कुछ और फॉर्म्स नजर आएंगी, बहुत ज्यादा फॉर्म्स नहीं है। और उसमें भी ये दो फॉर्म ना आपस में मिलके अगर काम कर रही, सबकी बात नहीं कर रहा, मार्केट में जो फॉर्म है उनमें से या तो सारी फॉर्म एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर ले, या फिर कुछ फॉर्म आपस में मिलकर काम करना शुरू कर देती है, तो उसे कोल्यूसिव ओलिगोपोली कहा जाएगा। जैसे मारुति सुजुकी के साथ मिलकर काम कर रहा है तो कोल्यूसिव हो गया, कोलाइड हो गया ना, कोलाइड मतलब होता है जुड़ना, कोलिजन हो रहा है दोनों को। तो हीरो और होंडा मिलके काम कर रहा है तो फिर से ये ओलिगोपोली है, और क्योंकि मिलके काम कर रहे हैं इसलिए कोलिजिव ओलिगोपोली। क्यों करते हैं सर मिलके काम? बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपस के कंपटीशन को मिनिमाइज करना चाहते हैं, कि ये नहीं चाहते कि यार हीरो और होंडा लड़ते रहे, मार्केट सेगमेंट कैप्चर करने के लिए आपस में कॉम्पीट करें, ठीक है। ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ टेक्नोलॉजी जो है ना, हम हीरो के पास नहीं है, होंडा के पास है, कोई टेक्नोलॉजी होंडा के पास नहीं है, हीरो के पास है, तो टेक्नोलॉजी शेयरिंग की वजह से भी कंपनीज आपस में मिलकर काम करना शुरू कर देती, ये भी रीजन होता है। अब जैसे हीरो होंडा के इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूं, होंडा जो है वो मेरा ख्याल है जापानीज कंपनी है, हीरो इंडियन कंपनी थी। अब हीरो की मार्केट प्रेजेंस ना इंडिया में अच्छी थी, लेकिन होंडा की अच्छी नहीं है। अब होंडा को मार्केट में आना था, इंडिया में आना है, इंडिया में अपनी मोटरसाइकिल बेचनी है, लेकिन होंडा को कोई पहचानता नहीं था। तो होंडा ने क्या किया, उसने कहा यार ठीक है, हमारी मार्केट नहीं है, हम हीरो की मार्केट यूज करेंगे, काम करते हैं, क्योंकि हम हीरो से कम्पीट तो कर नहीं पाएंगे, तो एक काम करते हैं हीरो के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, उनके साथ मिलकर काम कर लेते हैं। तो मार्केट कैप्चर करने के लिए इन्होंने क्या किया, हीरो और होंडा ने पार्टनरशिप कर ली। उससे क्या हुआ कि हीरो के प्रेजेंस का, हीरो की मार्केट का होंडा को भी फायदा हो गया। समझ आई बात? तो ओलिगोपोली मतलब कुछ फॉर्म्स, और वो कुछ फॉर्म्स अगर आपस में मिल जाती हैं तो कोलिजिव ओलिगोपोली हो जाती है। कहीं भी ऐसा होता है तो उसको हम कोलिजिव ओलिगोपोली कहेंगे। अच्छा, आपके जहन में कोई एग्जांपल आ रहा है जहाँ पे आपने देखा हो कि दो जो है वो मिलके कर रहे हैं, दो फॉर्म्स या दो कंपनीज आपस में मिलके काम कर रही हैं? तो मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी तो हो गया, वो तो मैंने बता दिया, हीरो होंडा भी मैंने बता दिया। आपके दिमाग में कोई कोई और फॉर्म आ रही तो है? वो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कुछ भी हो सकता है। कोऑपरेट टाइप्स आ रहा है। हाँ बताइए, कौन सी फॉर्म आ रही है? तो किसी के साथ मेरे को याद नहीं आ रहा पर्टिकुलरली क्या, बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग गवर्नमेंट ने किसी चीज के साथ, रिलायंस के साथ लाइक वो करके अलायंस करके कुछ तो शुरू किया था अभी। हाँ, ऐसे बहुत सारे अलायंसेज हैं। तो कहने का मतलब मेरा ख्याल है आपको बात समझ आ रही है कि अगर दो एंटिटीज, दो फॉर्म्स या उससे ज्यादा फॉर्म्स, जरूरी नहीं कि दो ही हो, दो से ज्यादा भी आपस में जुड़ सकते हैं, उससे ज्यादा भी जुड़ सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, एक साथ आ जाए, 10-20 आ जाए, वो डिपेंड करता है कि सबका एग्रीमेंट होता है नहीं होता। अगर फॉर्म्स आपस में मिलकर काम करते हैं तो कोलिजिव है, दिस इज इट। लेकिन अगर सर मार्केट में कुछ फॉर्म्स हैं और वो कुछ फॉर्म ना मिलके आपस में मिलके काम नहीं करना चाहते, वो सब एक दूसरे के साथ कम्पीट करना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे उसे कहेंगे नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। नॉन कोलिजिव, भाई मिलके काम नहीं कर रहे हैं हम, हमें नहीं चाहिए आपकी पार्टनरशिप, हम अलग काम करेंगे, हम आपसे कम्पीट करेंगे, हमें आपसे डर नहीं लगता, या हमें लगता है कि हम अपनी मार्केट प्रेजेंस बना लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, तो उसे नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली कहा जाएगा। मतलब जब फॉर्म्स इंडिपेंडेंटली काम करना चाहती है ना, किसी के साथ किसी पर डिपेंडेंट होके काम नहीं करना चाहती, उसे हम कहते हैं नॉन कोलिजिव। और ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो भी फॉर्म अकेले काम कर रही है वो सब, जैसे पेप्सी और कोक की अगर बात कर लें ना, पेप्सी और कोक मिलकर थोड़ी काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं, समझे बात? तो ये हो गया आपका नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो बेसिकली ओलिगोपोली 4 तरह की हो सकती है, परफेक्ट ओलिगोपोली, इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, कोलिजिव और नॉन कोलिजिव। मैंने थोड़ा डिटेल में समझा दिया आपको कि ये जो क्लासिफिकेशन करी गई है ना, टाइप्स जो बनाए गए हैं किस बेसिस पे बनाए गए। तो 2 क्लासिफिकेशन करी गई है प्रोडक्ट के बेसिस पे, कि अगर प्रोडक्ट दोनों का सेम है तो भाई होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो परफेक्ट है, अगर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। और अगर दो फर्म्स हैं और क्या कर रहे हैं, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं, पार्टनरशिप है उनकी, तो कोलिजिव हो जाएगा, अदरवाइज नॉन कोलिजिव हो जाएगा, दिस इज इट। बस ये हमने डिस्कस किया है।
तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। देखिए सबसे पहले परफेक्ट ओलिगोपोली की बात कर लेते हैं। इफ द फर्म ऑपरेटिंग इन द मार्केट आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट देन इट इज कॉल्ड परफेक्ट और प्योर ओलिगोपोली। जैसे इसमें सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री ये सब आ सकते हैं, एयरलाइन इंडस्ट्री भी आ सकता है। If the firm operating in the market are selling differentiated product then it will be called imperfect or impure oligopoly। जैसे इसमें कार इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पिज्जा, ये सब जो है imperfect oligopoly है। फिर एक और क्लासिफिकेशन हमने करी थी पार्टनरशिप के बेसिस पे कि इट इज अ फॉर्म ऑफ oligopoly where the few firms which are operating in the industry combine together through a formal agreement। कि भाई वो कुछ फर्म जो मार्केट में ऑपरेट कर रही है ना, वो आपस में एग्रीमेंट करके एग्रीमेंट के तहत एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दें। क्यों कर रहे हैं? ताकि आपस के कंपटीशन को अवॉइड कर सकें। आपस का कंपटीशन कैसे अवॉइड होगा सर? ये फर्म्स ना आपस में मिलके प्राइस डिसाइड करेंगी, भाई हम सब ना इस रेट पे अपना प्रोडक्ट सेल करेंगे, आपस में कॉम्पीट नहीं करेंगे। कैसा नहीं कि मैं 20 में सेल करूं तो आप 15 में सेल करना शुरू कर दें, 12 में सेल करना शुरू कर दें, 10 में सेल करना शुरू कर दें। ऐसे करके अपना ही नुकसान होगा, कस्टमर को फायदा होगा। इसलिए काम करते हैं, मिल जाते हैं, मिलके काम करेंगे और उसके बाद जो है मार्केट को हम इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इसे कोलिजिव ओलिगोपोली कहा जाएगा। जब फर्म्स आपस में मिलके काम करना शुरू कर देती है ना, उसे कहते हैं कार्टेल। कार्टेल बना लिया फर्म्स ने, CARTEL, कार्टेल मतलब के जो भी मार्केट में फर्म्स ऑपरेट कर रही हैं उन्होंने एक एसोसिएशन बना लिया अपना, और उस एसोसिएशन के तहत वो काम करेंगे। एसोसिएशन तय करेगा कि हम कितनी क्वांटिटी में क्या चीज मार्केट में बेचेंगे, किस रेट पे बेचेंगे। तो कार्टेल ही तय करेगा कितनी क्वांटिटी में बेचना है, किस रेट पे सेल करना है। एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय द एसोसिएशन और द कार्टेल। ठीक है। फिर दूसरा मैंने आपको बताया नॉन कोलिजिव, वो तो समझ आएगी आपको नॉन कोलिजिव क्या होता है। तो ये है जी फॉर्म्स ऑफ मार्केट में। इसमें बच्चे एक टॉपिक रह गया है अभी, उसकी पावर पॉइंट है नहीं मेरे पास। इसके बाद ना इसमें फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट भी है। तो देखो अभी तो मेरे पास है नहीं, उसके पावर पॉइंट नहीं है, उसकी स्लाइड्स नहीं बनाई हुई है मैंने। तो एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप ना फीचर्स जो है ना ओलिगोपोली के, आप ये वाला पार्ट सेल्फ स्टडी कर लो फिलहाल। जब मेरे पास अवेलेबल होगा तो मैं आपको कवर करवा दूंगा। अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए मैंने इसके साथ वो पावर पॉइंट ऐड नहीं करी हुई। ठीक है स्पर्श अनवी, ओके सर, यस सर। तो आसान है, कोई इशू नहीं है उसमें। जब आप पढ़ोगे ना फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली, उसमें आपको नजर आएगा क्या फीचर्स, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हमने पढ़ा सर कुछ फॉर्म्स होते हैं मार्केट में, फ्यू फॉर्म्स आर देयर, और क्योंकि फ्यू फॉर्म्स होंगे तो जाहिर है सबका मार्केट शेयर जो है वो सबकी शेयर होल्डिंग ज्यादा होगी। और जो प्रोडक्ट यहाँ पे बिकता है प्रोडक्ट के बेसिस पे बता देंगे आप, शेयर होल्डिंग के बेसिस पे एक फीचर हो जाएगा, नंबर ऑफ सेलर के बेसिस पे एक फीचर हो जाएगा। फिर यहाँ पे और किस बेसिस पे हो सकता है आपका, कंपटीशन कैसा होता है यहाँ पे, इस बेसिस पे कर सकते हैं आप। अच्छा क्योंकि यहाँ पे फर्म्स ना फिर से आमतौर पे प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन को अवॉइड करती हैं। इस वाले केस में भी जैसे मैंने बताया था मोनोपोलिस्टिक में भी ऐसे ही करते हैं हम, यहाँ पे भी प्राइस के बेसिस पे कंपटीशन को अवॉइड किया जाता है। तो ये फीचर इसका होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा इसमें। ठीक है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे क्योंकि कुछ फर्म्स हैं, आप मेरे को बताओ इस मार्केट में एंटर करना किसी के लिए आसान होता होगा या मुश्किल होता होगा? एंट्री इजी होती होगी या डिफिकल्ट होती होगी? फ्री एंट्री एग्जिट होगा या नहीं होगा? सर कोलिजिव ओलिगोपोली किसमें? नहीं ओवरऑल ओलिगोपोली में अगर हम बात करें सर फ्री तो आपको नहीं क्या होगा। लगता है यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होगी एंट्री एग्जिट पे या नहीं होगी? सर थोड़ी सी होंगी रिस्ट्रिक्शन। थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए रिस्ट्रिक्शन का अंदाजा हम लगाते कैसे हैं, किस बेसिस पे आप कहते हो कि रिस्ट्रिक्शन ज्यादा हो सकती है कम हो सकती है? रिस्ट्रिक्शन का अंदाजा हम लगाते हैं भाई कितनी फर्म्स ऑपरेट कर रही है मार्केट में। अब खुद ही सोचो, आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्पेस है, वहां पे किसी के लेट्स सपोज कोई पार्क है और वहां पे किसी के आने या जाने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी। रिस्ट्रिक्शन मतलब कोई गार्ड नहीं खड़ा है, कोई टिकटिंग का कोई चक्कर नहीं रखा है कि किसी को टिकट लेना है, पैसे देने हैं, उसके बाद आना है। इसे कहते हैं भाई एंट्री एग्जिट फ्री है। अब इमेजिन करो जहाँ पे एंट्री एग्जिट फ्री होगा उस पार्क में ज्यादा क्राउड होगा कम क्राउड होगा? जाहिर है सर, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो क्राउड ज्यादा ही होगा ना। एंट्री और एग्जिट
अपनी मर्जी से लोग कर सकते हैं, तो क्राउड ज्यादा होगा, और क्राउड ज्यादा होना ही अपने आप में ये साबित करता है कि रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे सेलर थे, बहुत सारे बायर थे, इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मोनोपोली में सिर्फ एक ही सेलर है, क्या लगता है क्यों एक है? जाहिर है सर, रिस्ट्रिक्शन बहुत हाई होगी ना, तभी तो एक है। तो नंबर ऑफ फॉर्म्स के बेसिस पे हम आइडिया लगाते हैं, मार्केट में जो फॉर्म्स ऑपरेट कर रही है ना उसके बेसिस पे आइडिया लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन ज्यादा होगी या कम होगी। अब ओलिगोपॉली में कुछ ही फॉर्म्स है, आपको क्या लगता है लोग लोग आने, कोई फॉर्म यहाँ पे कुछ कुछ फॉर्म्स क्यों है? सर जाहिर है रिस्ट्रिक्शंस होगी ना, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो कुछ फॉर्म्स क्यों होती? तो रिस्ट्रिक्शन ओलिगोपॉली में रिस्ट्रिक्शंस होती है, चाहे कोलिजिव की बात करो, नॉन कोलिजिव की बात करो, परफेक्ट हो इम्परफेक्ट हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। ओलिगोपॉली एज अ होल उसमें एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है। किस तरह की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है? किसी भी तरह की हो सकती है, जैसे कैपिटल को लेकर रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, भाई आपके पास, आपको इस मार्केट में एंटर करने के लिए बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे लेट्स सपोज आप लैपटॉप की मार्केट में एंटर करना चाहते हो, तो जाहिर है आपको बहुत बड़ा फंड चाहिए ना, बहुत पैसे चाहिए, क्योंकि लैपटॉप की मार्केट में कौन सी कंपनीज है? आसूस है, आपका HP है, डेल है, ठीक है, फिर लेनोवो है, ये सारी कंपनीज हैं। आपको लगता है इन कंपनी से आप कॉम्पीट कर पाओगे? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो आप लैपटॉप क्यों नहीं बना पा रहे? अगर मैं आपसे पूछूं आप लैपटॉप क्यों नहीं बना रहे, आंसर बहुत आसान है इसका, कि सर उतना पैसा नहीं है ना हमारे पास कि हम मार्केट में एंटर कर पाए। तो दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। कोलिजिव ओलिगोपॉली में ये रिस्ट्रिक्शन है कि आपको पैसा चाहिए मार्केट में एंटर करने के लिए, और ज्यादा चाहिए। तो दिस कैन बी वन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन। इसी तरीके से आप अगर ओलिगोपॉली मार्केट में आना चाहते हो तो कई दफा गवर्नमेंट की लाइसेंस की भी जरूरत है, तो लाइसेंस भी अपने आप में रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर देगा आपके लिए, आप नहीं एंटर कर पाओगे। जैसे लेट्स सपोज आप एयरलाइंस इंडस्ट्री में ऑपरेट करना चाहते हैं, है ना, आप एयरलाइंस का बिजनेस करना चाहते हो, तो भैया आपको अप्रूवल चाहिए, कई सारी मतलब कई सारे बॉडी से अप्रूवल चाहिए, गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए, लाइसेंस चाहिए, बहुत सारे चक्कर है। आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, आप चाहते हैं भाई आपके नाम से नेटवर्क चले, जैसे एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, जियो है, ऐसे ही आप चाहते हो हमारे नाम से भी एक नेटवर्क हो, आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी लेट्स सपोज लर्निवियो के नाम से हम अपना टेलीकॉम इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है मैं सोचूंगा और हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन पैसे की तो है ही, वो अलग मसला है, लेकिन लाइसेंस की भी जरूरत पड़ेगी हमें गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। हमें एक बॉडी आपने शायद सुना होगा, क्या नाम है इसका, टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उससे भी हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। कहने का मतलब कि ओलिगोपॉली मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे फ्यू सेलर्स हैं, वो इसी वजह से हैं क्योंकि वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा हैं। एक फॉर्म के एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन कुछ भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, नेचुरल रिस्ट्रिक्शन, जैसे कैपिटल की कमी, कैपिटल नहीं है आपके पास, ये नेचुरल प्रॉब्लम, इसकी वजह से मार्केट में एंटर नहीं कर पा रहा कोई। तो कहने का मतलब ओलिगोपॉली में रिस्ट्रिक्शन चाहे लीगल हो, नेचुरल हो, या कई दफा हम आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस भी क्रिएट कर लेते हैं ना, कि कुछ फॉर्म आपस में मिल गई और दूसरे फॉर्म को एंटर होने से रोक रही, कार्टेल बना लिया जैसे हमने, कि भाई कोई और एंटर ही नहीं कर पाएगी, इतना स्टिफ कंपटीशन कर देंगे ना उसके लिए हम, कि उसके लिए एंटर करना ही मुश्किल हो जाए। ये क्या कर रहे हैं आप रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर रहे हैं, और ये रिस्ट्रिक्शन लीगली क्रिएट नहीं करी गई है, या ना ही ये नेचुरल रिस्ट्रिक्शन है। ये कौन सी रिस्ट्रिक्शन है? ये तो आपने आर्टिफिशियली क्रिएट करी, एक एसोसिएशन बना के आप दूसरी फॉर्म को एंटर होने से रोक रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन। तो कहने का मतलब कि ओलिगोपॉली में रिस्ट्रिक्शन मिलेगा। अच्छा, एक और, अगर हम एक और बेसिस पे डिफरेंशिएट करें ओलिगोपॉली को बाकी मार्केट फॉर्म से, तो आप मेरे को बताओ यहाँ पे नॉलेज, कस्टमर को या सेलर को मार्केट की पूरी जानकारी होगी या नहीं होगी? बताइए। नॉलेज जैसे हमने, आपको याद होगा मोनोपोली में हमने किया भाई, वहाँ पे ऑलमोस्ट परफेक्ट नॉलेज, सॉरी इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। परफेक्ट कंपटीशन में हमने किया था कि वहाँ पे सेलर्स को और बायर को परफेक्ट नॉलेज होती है। मोनोपोलिस्टिक में हमने कहा नहीं, मार्केट इतनी बड़ी है, वहाँ पे पूरी जानकारी होने का सवाल ही नहीं उठता, तो इम्परफेक्ट नॉलेज है। आप बताइए ओलिगोपॉली मार्केट में आपको क्या लगता है मार्केट की पूरी जानकारी होती होगी किसी को भी, बी इट द सेलर और द कंज्यूमर? सॉरी सर नॉलेज होती होगी। होती होगी। अच्छा अनवी, आपको क्या लगता है? होती होगी सर। होती होगी। अच्छा होती होगी, तो आप मेरे को बताइए
आप बताइए कि अभी जितनी भी एयरलाइंस कंपनी इंडिया में चलती हैं उनके फेयर चार्जेस बता दो आप उनका। जैसे लेट्स सपोज मेरे को दिल्ली से मुंबई जाना है, मुंबई ट्रैवल करना है, आपको क्या लगता है क्या चार्जेस होंगे? मुझे 4 कंपनीज का डेटा चाहिए, मुझे 4 कंपनीज का बता सकते हो अभी के अभी बैठे बैठे? बताइए। सर नहीं, मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं डेली यूज पे यूज करती हूँ, सो आई वुडंट नो। और अगर आप डेली भी यूज करती हो तो भाई कहने का मतलब कि अब हर हर एयरलाइंस के रेट्स का थोड़ी आइडिया होगा आपको, पॉसिबल ही नहीं है। और ये तो मैंने एक चीज पूछी ना आपसे, सिर्फ रेट पूछा, आपसे मैं सर्विसेज पूछूं, आपसे बहुत सारी चीजें पूछ सकता हूँ ना एयरलाइंस के बारे में, आपको क्या उसकी जानकारी होगी? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हैं? पूरी जानकारी रखना पॉसिबल है ही नहीं। तो ओलिगोपॉली में भी बाकी बाकी मार्केट की तरह, चाहे मोनोपोली की बात करें, मोनोपोलिस्टिक की बात करें, ओलिगोपॉली की बात करें, इन सब में एक चीज कॉमन है कि यहाँ पे इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। सिर्फ एक परफेक्ट कंपटीशन ही ऐसा मार्केट फॉर्म है जहाँ पे ये माना जाता है कि यहाँ पे पूरी जानकारी है। और परफेक्ट कंपटीशन के बारे में भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो तो एक हाइपोथेटिकल मार्केट है ना, हाइपोथेटिकल, ऐसा होता ही नहीं है। वो तो हमने सिर्फ इस सब्जेक्ट में क्रिएट किया है, हाइपोथेसिस, वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट की पूरी जानकारी नहीं होगी, एक ये हो गया। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? अच्छा बताइए, एडवर्टाइजमेंट के बारे में अगर मैं पूछूं आपसे, ओलिगोपॉली मार्केट में आपको क्या लगता है एडवर्टाइजमेंट पे हम पैसा खर्च करते होंगे नहीं करते होंगे? तो करते हैं। करते हैं सर। करते हैं। परफेक्ट कंपटीशन ही एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पे हम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा नहीं खर्च करते, बाकी सब जगह पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है, चाहे मोनोपोली हो, मोनोपोलिस्टिक हो, ओलिगोपॉली हो, सब में पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको। अगर आप कंपेयर करोगे तो मोनोपोली में सबसे कम करना पड़ेगा, क्योंकि मोनोपोली में एक ही फॉर्म है ना, तो उसको ज्यादा कंपटीशन फेस करना नहीं है। एक बार उसकी अवेयरनेस हो गई मार्केट में, लोग जान गए पहचान गए, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट बंद कर सकता है। ओलिगोपॉली को थ्रू आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी फॉर्म्स है ना, और सबकी सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग है। अगर आप ऐड करना बंद करोगे, एडवर्टाइज करना बंद कर दोगे, तो दूसरी फॉर्म आपसे बहुत जल्दी आगे निकल जाएगी और आप compete नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको लगातार ऐड करना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली ऐड करना पड़ेगा, उस पर पैसा खर्च करना पड़ेगा। मोनोपोली में क्या है, क्या आप एक दो बार पैसा खर्च करेंगे, आपकी अवेयरनेस हो जाएगी, तो आप पैसा खर्च करना बंद कर सकते हो। बाकी लोग जानते हैं कि एक लौता सेलर है मार्केट में, उसको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कभी भी इंडियन रेलवेज का ऐड नहीं देखा होगा, कभी देखा है? कभी नहीं। इंडियन रेलवेज को ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों ऐड नहीं करते ये? क्योंकि ऑलरेडी इनके बारे में अवेयरनेस है मार्केट में। मैं ये नहीं कह रहा कि मोनोपोली को ऐड नहीं करना पड़ता, इंडियन रेलवेज एक ऐसा एग्जांपल है हमारे सामने जिसको ऐड नहीं करना पड़ता, क्योंकि सब जानते हैं। लेकिन लेट्स सपोज आप कोई मोनोपोली मार्केट स्टैब्लिश करते हो, आप कोई प्रोडक्ट बना, लेट्स सपोज आपने पेन बनाया, सर पेन तो फिर मोनोपोली थोड़ी थोड़ी होगा, पेन तो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। आपका पेन मोनोपोली मार्केट में आ रहा है क्योंकि ये पेन ना, इसकी खासियत ये है कि आप इसे रात में लिखोगे ना, अंधेरे में भी लिखोगे तो दिखाई देगा। लेट्स सपोज इसके अंदर एक ऐसी इंक है कि आप अंधेरे में लिखेंगे तो दिखाई देगी, तो ये मोनोपोली प्रोडक्ट हो गया आपका। अब भाई क्योंकि मोनोपोली है, आप ही एक सेलर हो जिसको बेचते हो, आप बताओ आपको ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, नहीं करना पड़ेगा? आंसर इज यस, आपको करना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को घर बैठे थोड़ी पता चलेगा कि आपका पेन स्पेशल है। आपको तो प्रमोशन करनी पड़ेगी ना शुरू में। एक बार अवेयरनेस क्रिएट हो गई तो आप एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत में आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट पर। समझ आया? किसी का कोई सवाल, कोई डाउट? स्पष्ट कुछ पूछना है? नो सर। तो यही सारे आपको कैरेक्टरिस्टिक बुक में मिलेंगे, और ये एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। अभी मैं फिलहाल एग्जाम में ना एक इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन, कोई मार्केट फॉर्म आपसे पूछ लेंगे कि डिफरेंशिएट बिटवीन परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली, या मोनोपोली और ओलिगोपोली में क्या डिफरेंस है, ऐसे डिफरेंस पूछ सकते हैं। तो मैं आपको कुछ उसके बेसिस बता रहा हूँ, मुझे सब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही कर लोगे ये। मैं आपको कुछ बेसिस बताता हूँ किस बेसिस पर हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और सारे मार्केट फॉर्म को ना इन्हीं बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिस। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन।
बात कर लेते हैं, इसके बाद हमने किया था मोनोपोली, फिर हमने किया था सर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और फिर हमने किया ओलिगोपोली। इतने बेसिस हमने, सॉरी इतने मार्केट फॉर्म हमने चैप्टर में पढ़े। हम सबके बीच में डिफरेंस करके देखते हैं सब में क्या डिफरेंस है। अब एग्जाम में चारों का नहीं आता डिफरेंस, एग्जाम में आपसे कोई दो मार्केट के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि बेसिस सब में सेम ही रहने हैं। तो अगर मैं आपको ये समझा देता हूँ ना, आप एग्जाम में लिख लोगे आराम से। तो सबसे पहला बेसिस क्या ले सकते हैं आप, किस आधार पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, सारे फॉर्म्स ऑफ मार्केट को। पहला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर, या नंबर ऑफ सेलर्स ही कर लो, क्योंकि प्राइमरली सेलर्स का ही फर्क है, बायर्स तो सब में ज्यादा होते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपने किया था, आपको याद होगा, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और इतने हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते, तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। मोनोपोली किस तरीके से अलग है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है सिंगल सेलर, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक में क्या है, यहाँ पे भी लार्ज नंबर ऑफ सेलर बट स्टिल काउंटेबल होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है। ओलिगोपोली में क्या बताया, यहाँ पे सर आपने बताया फ्यू सेलर्स, कुछ बड़े सेलर्स हैं। तो ये एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है सर, दूसरा किस बेसिस पे कर सकते हैं, प्रोडक्ट के बेसिस पे कर लो। प्रोडक्ट कहाँ पे कैसा मिलता है बताइए, परफेक्ट कंपटीशन में कैसा है सर, होमोजेनियस होता है, ठीक है। मोनोपोली में कैसा मिलता है सर, यहाँ पे तो डिफरेंशिएटेड बताया था आपने। यहाँ पे कैसा होता है, सॉरी यहाँ पे डिफरेंशिएटेड नहीं बताया था ना, यहाँ तो आपने बताया था सर, यहाँ बताया था नो क्लोज सब्सटीट्यूट। ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता, मतलब यूनिक प्रोडक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे कैसा प्रोडक्ट बताया आपको मैंने, यहाँ पे बताया था सर आपने डिफरेंशिएटेड होता है, डिफरेंशिएटेड। और इस वाले केस में क्या बताया सर, यहाँ तो आपने बताया था होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है, दोनों की ही पॉसिबिलिटी है, दोनों ही तरह के प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। चल इसके बाद और क्या डिफरेंस कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और डिफरेंस एडवर्टाइजमेंट के बेसिस पे कर सकते हैं, किस फॉर्म को एडवर्टाइज करना पड़ता है किसको नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ता है, यहाँ भी करना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस की हम बात कर लें, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री, एंट्री पे रिस्ट्रिक्शन कहाँ कितनी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे तो भैया बताया हुआ है मैंने आपको कि यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं, यहाँ पे हाई रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया, मोनोपोलिस्टिक में बताया नॉमिनल रिस्ट्रिक्शन, कम होती है रिस्ट्रिक्शन, ना के बराबर होती है। और यहाँ पे भी ठीक ठाक रिस्ट्रिक्शन होती है, सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शन। तो ये पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस है। और भी डिफरेंसेस कर सकते हो, आपके जहन में कुछ आ रहा है किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कोई एक बताइए अगर आपके जहन में तो। बताओ, किसी के जहन में कुछ नहीं है, स्पर्श। तो क्या इन्वेस्टमेंट काउंट हो सकता है, अमाउंट ऑफ काउंट कर सकते इन्वेस्टमेंट, हैं, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं इन्वेस्टमेंट, यार इन्वेस्टमेंट ऐसे उसके बेसिस पर डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। नॉलेज कर लेते हैं, नॉलेज यहाँ पे कैसी बताई थी मैंने, परफेक्ट कंपटीशन में आपको बताया मैंने, परफेक्ट नॉलेज होती है, बोथ बायर्स एंड सेलर्स हैव फुल नॉलेज अबाउट द मार्केट सिचुएशन, राइट। और यहाँ पे कैसे बताया, सिंगल सेलर होता है यहाँ पे मोनोपोली में, और यहाँ पे बाजार की पूरी जानकारी नहीं होती, बाकी सब में इम्परफेक्ट ही है,
सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट नॉलेज, इम्परफेक्ट, यहाँ भी इम्परफेक्ट और इसमें भी इम्परफेक्ट। समझे बात? बताइए कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? ये कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस मैंने आपको बताए, आप चाहें तो और भी आपके दिमाग में आ रहा हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है? बताइए अनवी, स्पर्श, एनी डाउट्स? नो सर। कोई डाउट? No, sir. तो बच्चे ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया। ये था फॉर्म्स ऑफ मार्केट। इसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली के बारे में पढ़ा। आपको मैंने पावर पॉइंट शेयर कर ही दी है शायद इसकी, वो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा और बुक से भी एक दफ़ा आप इसके फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लीजिएगा। कहीं कोई डाउट होता है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। खास करके ओलिगोपोली मार्केट का पढ़ लीजिएगा एक बार, क्योंकि ओलिगोपोली मैंने लिखवाया नहीं, पावर उसमें स्लाइड में भी है नहीं, तो आप एक दफ़ा इसको सेल्फ स्टडी कर लेंगे, आपको आ जाएगा समझ, कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी एक बार रीड करोगे तो। होता है एक दो पॉइंट है शायद जिसमें प्रॉब्लम होगी, वो उसमें मैं हेल्प करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा पढ़ लें, ठीक है? तो ये है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फिर अब आज इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में ना हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज़ मार्केट इक्विलिब्रियम। ये थोड़ा बहुत मैंने शायद किसी को पढ़ाया था, शायद अनवी का एग्जाम था या नाइशा का था, किसी को मैंने मार्केट Nice. इक्विलिब्रियम थोड़ा सा बताया भी था। मेरा अगली क्लास नहीं। में हम ये डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए आपका सिलेबस जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है। जैसे इसमें अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो मार्केट इक्विलिब्रियम चैप्टर बचा हुआ है, और अगर हम स्टैटिस्टिक्स में बात करें तो हमारा बचा है कोरिलेशन और इंडेक्स नंबर। और दोनों ही इंडेक्स नंबर कोरिलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम जितना हमने इसमें लगाया आपका डिस्पर्शन में, उतना टाइम नहीं लगेगा, उससे कम टाइम रिक्वायर्ड है उसमें। लेकिन देखिए सिलेबस ख़त्म करने से इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पढ़ाया गया है आप उसको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज़ करें, और अगर आपको रिवाइज़ करते हुए कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें बताएं, सेशन अरेंज करवाएं, हम एक्स्ट्रा टाइम देके कोशिश करेंगे कि आपको वो क्लियर करवा दिया जाए, ठीक है? जैसे अभी अनवी का एग्जाम है मंडे में, इसका प्रोडक्शन का टेस्ट होने वाला है, तो मैंने इनसे कहा है कि अगर आप एक बार रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम होता है तो हम सेशन अरेंज करेंगे और डाउट्स रिजॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही स्पर्श, अगर आपको भी डाउट होता है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में तो आप बताइए, उसके अकॉर्डिंगली हम सेशन अरेंज सर करके आपको उसको। सप्लाई और डिमांड वाला चैप्टर कराना था एक बार। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड। डिमांड तो लास्ट सेशन में था, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है वो, इसमें तो है नहीं। सप्लाई करवाना है इसमें, तो सप्लाई में करवा दूंगा, ठीक है? एक काम करते हैं ना, क्योंकि सप्लाई डिमांड से मिलता जुलता ये काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में अगर आप चाहो तो हम सप्लाई ही स्टार्ट कर लेंगे। अगर ओके सर, आपको सप्लाई करा देना फिर। ठीक है तो सप्लाई स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद हम ये मार्केट इक्विलिब्रियम करेंगे। सप्लाई छोटा तो नहीं है, लेकिन वो डिमांड से काफ़ी मिलता जुलता है, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगाएंगे हम, वो जल्दी हो जाएगा, ठीक है? चलें फिर आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। आज चेतना भी नहीं है तो आज इसलिए 10 मिनट पहले छोड़ रहा हूँ मैं। चलें गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय।